हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अप्लाइड मैथ्स सेकंड की क्लास चल रही है और यूनिट नंबर सेकंड इंटीग्रल कैलकुलस 2 पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है कुछ दिनों से, समाकलन के अनुप्रयोग। और इसमें आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, समाकलन द्वारा आयतन एवं वक्रपृष्ठ। ये इस चैप्टर 7 का लास्ट पार्ट भी है। इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.3 है और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज के वीडियो में हम कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला जो कंसेप्ट है हमारे पास वो है परिभ्रमण ठोस, यानी कि सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। देखिए, हम उन्हीं वक्रों का यहाँ पर मतलब उन्हीं सॉलिड्स का आयतन निकाल पाएंगे जो इस तरीके का बिहेवियर रखते होंगे। ये जो कि आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि मतलब हमारे पास सपोज़ करिए ये एक्सिस सिस्टम है, एक्स वाई, और ये ओरिजिन हो गया। ये मान लिया सपोज़ कोई क्वेश्चन वाई, ये कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। तो अगर इस कर्व को मैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घुमा दूं कि उसकी प्रत्येक बिंदु की दूरी जो है अक्ष से बराबर रहे, तो उस केस में जो है वो जो सॉलिड मिलेगा उसे हम परिभ्रमण ठोस कहते हैं। सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब है किसी कर्व को परिभ्रमण करा करके जो ठोस बनाया गया हो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स के परितः अगर मैं इसको परिभ्रमण करा देता हूँ तो देखिए किस तरह से बनेगा। ये हमारा कर्व हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स, और देखिए एक्स एक्स से यहाँ से दूरी इतनी है, यहाँ से दूरी इतनी है, इतनी ही दूरी हम नीचे भी ले लेंगे। बीच में जैसे ये दूरी है तो इतनी ही दूरी यहाँ भी होनी चाहिए, यानी कि ये कर्व जो है वो कुछ इस तरह का बनता होगा ऐसे। और फिर हम क्या करेंगे, इसको ये जब घुमाएंगे इसको, ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्स है और वही कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है। ये पॉइंट अगर इतना दूर था तो उतनी ही नीचे दूर पे एक पॉइंट लिया। ये पॉइंट इतना दूर पर था, इतना ही नीचे एक पॉइंट लिया। ये पॉइंट इतना ऊपर था तो इतना ही नीचे पॉइंट लिया। अब जब हम इसको घुमाएंगे वाई इज इक्वल टू एफ एक्स को एक्स अक्ष के परितः ऐसे ऐसे इस तरह से घुमाएंगे, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे जब घुमाएंगे तो उस केस में ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक सॉलिड बनेगा जा करके। इसी सॉलिड को हम कहेंगे परिभ्रमण ठोस। ये हमने उसी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स को x अक्ष के परितः घुमाया है। अब देखते हैं y अक्ष के परितः अगर हम इसी को घुमाएं तो कैसे बनेगा। तो देखिए, इसमें x अक्ष y अक्ष ये हो गया और y इज इक्वल टू एफ एक्स ये हमारा ग्राफ हो गया। अब यहाँ से आप डिस्टेंसेस ले लीजिए और इतनी ही डिस्टेंसेस यहाँ ले लीजिए इस तरह। तो इस तरह से अब घुमाएंगे आप तो इस तरह से एक की प्याले जैसी संरचना तैयार होगी। प्याला तो खोखला होता है, ये तो सॉलिड बनेगा जा करके। तो इस तरह का ये परिभ्रमण ठोस आपका y अक्ष के परितः घुमाने से बन गया और ये परिभ्रमण ठोस आपका x अक्ष के परितः घुमाने से बन जाता है। आइए, जो हमने समझा है उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। यदि किसी वक्रखंड को किसी सरल रेखा के परितः इस प्रकार घुमाया जाए कि वक्रखंड के प्रत्येक बिंदु की दूरी उस सरल रेखा से अपरिवर्तित रहे, तो इससे जिस ठोस का निर्माण होता है उसे परिभ्रमण ठोस कहते हैं। इस डायग्राम में x अक्ष के परितः घुमाया गया है तो ये परिभ्रमण ठोस बना। इस डायग्राम में y अक्ष के परितः घुमाया गया है तो ये परिभ्रमण ठोस बना। आप किसी और लाइन के अलावा भी के परितः भी घुमा सकते हैं, किसी से भी ये परिभ्रमण ठोस बन सकता है। आइए अब दो टर्म और समझ लेते हैं। एक होता है जनन वक्र, जनरेटिंग कर्व, यानी कि जिस वक्र को सरल रेखा के चारों ओर घुमाते हैं, जिसको घुमाने से सॉलिड बनता है। और परिभ्रमण अक्ष, जिस रेखा के चारों ओर घुमाया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये डायग्राम अगर यहाँ पे ये सॉलिड बना है तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है वो जनरेटिंग कर्व कहलाएगा। और ये आपकी जो लाइन है एक्स अक्ष जो है यहाँ पर, ये आपकी एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन कहलाएगी। जनन वक्र मतलब जनरेटिंग कर्व और परिभ्रमण अक्ष मतलब एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन। तो ये एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन है यहाँ पे और ये जो है वो जनरेटिंग कर्व है। जिसको घुमाने से बन रहा है वो जनरेटिंग कर्व है और जिसके अबाउट घुमा रहे हैं वो एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन यानी कि परिभ्रमण त्रिज्या होती है। तो अब देखिए, अब ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो अब आप कई सारे कर्व जो डेली लाइफ में आप देखते हैं, जैसे गोला है, शंकु है, बेलन है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें इनके जो है वो कैसे डेवलप होते हैं, कैसे उनके वॉल्यूम निकलते हैं, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि गोला, शंकु, बेलन वगैरह ये सब किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो देखिए, व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले ठोसों में सबसे पहला आता है हमारे पास गोला। गोला कैसे बनता है, तो गोला बेसिकली अर्धवृत्त को घुमा लें आप या फिर वृत्त को घुमा लें, किसी को भी घुमाने से जो है वो आपका जो है वो गोला तैयार हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये अर्धवृत्त हो गया और अर्धवृत्त को आप उसका जो व्यास है इसके परितः घुमा दीजिए।
तो इसके परितः जैसे ही आप इसको घुमाएंगे ये स्ट्रक्चर नीचे भी इस तरह से बनने लगेगा और पूरा गोला जो है आपका ये तैयार हो जाएगा। इस तरह पूरा सर्कल है तो भी वही बात है, व्यास के परितः इसको घुमा दीजिए आप, तो आपका ये सॉलिड जो है वो पूरा सॉलिड ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर हम कहें इसमें जनन वक्र क्या है, तो जनन वक्र जो है वो आपका ये सर्कल हो गया जा करके, ठीक है ना। जनन वक्र जो है आपका अर्धवृत्त या फिर वृत्त, पूरा ले लो चाहे आधा ले लो, वृत्त, ये आपका जनन वक्र हो गया जा करके। और अगर हम कहें यहाँ पे परिभ्रमण अक्ष क्या है, तो परिभ्रमण अक्ष जो है वो आपका व्यास हो गया उसका। ध्यान दीजिए गोला बनना है तो व्यास के परितः ही घुमाएंगे, अगर हम किसी और लाइन के परितः घुमा देंगे तो फिर व्यास तो फिर गोला नहीं बनेगा। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए गोले के केस में जनन वक्र अर्धवृत्त या वृत्त होता है और उसका जो परिभ्रमण अक्ष है वो उसका व्यास होती है। चलिए दूसरे हम ठोस पे चलते हैं। शंकु एक ठोस होता है, शंकु के बारे में बता दूं, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये कैसे बनता है, तो इसके लिए आप देखिए कि अगर मान लिया सपोज़ करिए आपका जो एक पास एक समकोण त्रिभुज है मान लिया। अब समकोण त्रिभुज में आपकी जो है एक तो कर्ण होता है और बाकी समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं। तो इन्हीं समकोण बनाने वाली भुजाओं के परितः आप घुमा दें, चाहे आप इस भुजा के परितः घुमा दें, ए बी सी नाम अगर ले लें, अगर मैं ए बी के परितः घुमा दूं तो देखिए ए बी के परितः इसको अगर घुमाएंगे आप तो ए बी और ये तो सी ऐसे है, इसके परितः घुमाओगे तो इस तरह से ये आपका शंकु तैयार हो जाएगा ये। और अगर मान लिया मैं बी सी के परितः घुमा दूं, बी सी के परितः घुमाने पर तो सोचिए आप, अंदाज़ लगाइए, ये इस तरह से ए बी सी है और बी सी के परितः मैंने रोटेट करा दिया तो ये इस तरह से ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे ये बनेगा शंकु। तो चाहे किस समकोण बनाने वाली भुजा में किसी के परितः भी घुमा दें हम, हमारे पास दो अलग अलग तरह के शंकु तैयार हो जाते हैं। तो ये इसके बनाने का तरीका हुआ। यानी कि यहाँ पे जो है हमारा जनन वक्र कौन सा होगा, जनरेटिंग जो कर्व होगा वो जनन वक्र जो है वो एक सरल रेखा होगी, सरल रेखा, ठीक है ना। जो अब आप कह सकते हो एक सरल रेखा जो दूसरी सरल रेखा दूसरी रेखा को 90 डिग्री पे किसी एंगल पे मिलती है। इससे भी कह सकते हैं किसी एंगल पे मिलती है या किसी एंगल पे यहाँ पे मिलती है। उसके बाद अगर हम परिभ्रमण अक्ष ले लें तो परिभ्रमण अक्ष में आप ले सकते हो कि उसके अलावा जो दूसरी भुजा है, दूसरी भुजा एक तो जनरेटिंग में इस्तेमाल हो गई, जो दूसरी भुजा दूसरी सरल रेखा जो बनेगी, दूसरी सरल रेखा वो आपका जनरेटिंग वो आपका परिभ्रमण अक्ष बन जाएगी। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो जनन वक्र आपका ये है, ये जनन वक्र हो गया, ठीक है ना, और परिभ्रमण अक्ष आपका ये हो गया। इस केस में क्या है, जनन वक्र आपका ये है कर्ण और जनन परिभ्रमण अक्ष आपकी ये वाली लाइन हो गई। तो शायद मैंने स्टार्टिंग में जनन वक्र शायद ये बोल दिया है, तो आप समझ जाना जनन वक्र आपका ये समकोण बनाने वाली भुजा नहीं है बल्कि ये कर्ण है, ये आपका जनन वक्र होगा, इसे घुमाया जा रहा है, इसे ये आपका जनन वक्र रहेगा हमेशा। और इसको चाहे आप इसको परिभ्रमण अक्ष बना के कर लें, ये केस बना, चाहे इसके परिभ्रमण करा लें तो ये केस बनता है जा करके। अब इसमें देखिए शंकु का अर्धशीर्ष कोण क्या होता है, ये अर्धशीर्ष कोण, ये या ये, तो ये कोण कैसे मिलेंगे आपको, तो यहाँ पर देख लीजिए कि अर्धशीर्ष कोण कैसे बनेगा। आइए दो डेफिनेशन और देख लेते हैं और थोड़ा सा समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको अर्धशीर्ष कोण क्या होता है। तो शीर्ष का आधा कोण अर्धशीर्ष कोण, और ये डिफाइन कैसे करेंगे आप, जनन रेखा और परिभ्रमण अक्ष ये है यहाँ पे, इनका जो कटान प्रतिच्छेद बिंदु पे जो कोण बनता है, जनन रेखा परिभ्रमण अक्ष को जिस कोण पर काटती है उसे शंकु का अर्धशीर्ष कोण कहते हैं। इस वाले डायग्राम में देखिए जनन रेखा ये है और परिभ्रमण अक्ष आपकी नीचे वाली है, तो जितने एंगल पे ये मिल रही है ये आपका अर्धशीर्ष कोण, ज़्यादातर अल्फा या थीटा से शो कर देते हैं। इसके बाद शीर्ष क्या होता है, तो देखिए जनन रेखा तथा परिभ्रमण अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु उसका शीर्ष कहलाता है। मतलब जनन रेखा और परिभ्रमण अक्ष का कटान बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु ये शीर्ष बना जा करके। अगर हम इस केस में देखें तो जनन रेखा ये हो गई, परिभ्रमण अक्ष ये हो गई, तो ये यहाँ पे शीर्ष बना जा करके। तो ये एक तरह से प्रिस्क्राइब्ड डेफिनेशन हो गई कि कोई भी सॉलिड बन रहा है तो कैसे रिवोल्यूशन से बन रहा है, कैसे हम उसका शीर्ष डिफाइन करेंगे, कैसे हम उसका जो है वो
जनन वक्र निकालेंगे, कैसे हम परिभ्रमण अक्ष पता करेंगे, कैसे हम अर्धशीर्ष कोण पता करेंगे, कैसे शीर्ष पता करेंगे, ये चीज़ें हमने डिफाइन कर ली। थोड़ा सा शंकु के बारे में आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अब। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं और प्रॉब्लम होने पर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं बेलन सिलेंडर कैसे बनता है। तो सिलेंडर के केस में सिलेंडर बनाने का तरीका जो होता है, आपको एक आयत लेना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। अब इस रेक्टेंगल में आप चाहो तो आप इसके चौड़ाई के परिता घुमा दो और चाहो तो आप इसके आधार के परिता घुमा दो। दोनों ही सिचुएशन में आपको जो है वो अलग अलग सिलेंडर मिल जाएंगे। जैसे मान लिया सपोज़ करिए मैं इसको इसके चौड़ाई के परिता घुमा देता हूँ। तो चौड़ाई के परिता अगर आप घुमा देंगे तो देखिए ये आपका सिलेंडर है और ये इसकी चौड़ाई थी, इसके परिता आपने घुमाया तो इस तरह से आपको ये एक सिलेंडर जो है वो आपको मिल जाएगा जा कर के। इसमें जनन वक्र ये रेखा हो जाएगी, जो चौड़ाई वाली ये रेखा है ये जनन वक्र हो जाएगी और यही इसी के समांतर दूसरी रेखा ये आपकी परिभ्रमण अक्ष हो जाएगी। ठीक है ना, दोनों पैरेलल लाइन हो गई। और अगर मान लिया आपने इसको लंबाई के परिता घुमा दिया तो वो भी ध्यान से देख लीजिए, अब समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये आयत हो गया हमारे पास और लंबाई के परिता यानी कि ऐसे घुमा दें तो इस तरह से हमारे पास एक सिलेंडर जो है वो तैयार हो जाएगा। इसमें क्या है, आपका जनन वक्र ये हो गया और इसी के पैरेलल रेखा जो ये हो गई ये आपकी जो है वो परिभ्रमण अक्ष हो गई जा कर के। तो चौड़ाई के परिता लंबाई के परिता अगर हम घुमाएं तो क्या जनन वक्र होंगे, क्या परिभ्रमण अक्ष होगी, ये आपके पास यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो कंक्लूज़न में हम लिख सकते हैं कि बेलन का जनन वक्र, जनन रेखा जो होती है वो एक सरल रेखा होती है। ठीक है ना, एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और उसका जो परिभ्रमण अक्ष होता है वो एक उस पहली रेखा के समांतर, यानी कि पहली रेखा जो ऊपर वाली है, पहली रेखा के समांतर दूसरी रेखा, ठीक है ना, दूसरी रेखा वो जो है आपकी परिभ्रमण अक्ष हो जाती है। तो इस तरह से आपका ये बेलन तैयार होता है। आइए अब और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छिन्नक की। छिन्नक क्या होते हैं? छिन्नक होते हैं कोई भी सॉलिड जिनके दोनों सिरे समतल हों, उसको हम छिन्नक बोलते हैं। अब छिन्नक तैयार कैसे हो सकता है? जैसे शंकु का छिन्नक है, तो आपके पास जैसे ये शंकु है यहाँ पे, अब इसमें देखिए ये सिरा ये तो समतल है ही। अब आप इसे किसी प्लेन से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए और ऊपर का पोर्शन उड़ा दीजिए, तो इस तरह से जो आपका ये तैयार होगा जा कर के, ये एक मतलब ऊपर भी प्लेन हो गया, ये भी प्लेन हो गया, ये भी प्लेन हो गया, तो ये आपका जो है वो कहलाएगा अब शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फ्रस्टम समझ लीजिए, दोनों सिरे जो हैं उसके दोनों जो एंड्स हैं वो प्लेन होने चाहिए, तो वो छिन्नक कहलाता है, फ्रस्टम कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बाल्टी होती है। बाल्टी में ऊपर वाला सिरा चौड़ा और नीचे वाला बिल्कुल एकदम कोन की तरह नुकीला तो नहीं होता है, बल्कि इस तरह प्लेन ही होता है। तो बाल्टी जो है फ्रस्टम का बेस्ट एग्जांपल होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें गोले के छिन्नक की, तो गोला जैसे मान लिया सपोज़ करिए आपके पास ये गोला है, आपने एक प्लेन से यहाँ पे काट दिया, एक प्लेन से यहाँ काट दिया, अब जो है ये उड़ा दिया, ये उसका ऊपर का उड़ा दो, इस तरह से आपके पास जो है वो एक स्ट्रक्चर बना जा कर के, जिसमें ये सिरा जो है वो आपका स्फेयर का है, ऊपर नीचे प्लेन है, तो ये आपका गोले का छिन्नक कहलाएगा। और अगर गोलीय खंड की बात करें तो इसमें आप क्या करेंगे, किसी प्लेन से बस एक हिस्सा ये नीचे का उड़ा दिया आपने, तो इस तरह से आपके पास ये बचा। अर्धगोला भी हो सकता है और उससे छोटा बड़ा भी हो सकते हैं, ये आपके पास जो है वो गोलीय खंड कहलाएगा। गोलीय खंड में एक सिरा प्लेन होगा, दूसरा आपका गोलीय होगा, लेकिन छिन्नक में यह फ़र्क है कि छिन्नक में जो है दूसरा भी, अभी मैं इसे और प्लेन से एक और काट दूँ तो फिर ये छिन्नक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो छिन्नक और गोलीय खंड, इनमें दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने आपको विद डायग्राम ये समझा दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। आइए बात कर लेते हैं आयतन एवं वक्र पृष्ठ क्या होते हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या होता है। आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए आपके पास एक बाल्टी है और इस बाल्टी में जो है वो पानी भरना है आपने, तो इस बाल्टी में जितना पानी भर जाएगा वो बाल्टी का आयतन कहलाएगा। मतलब जितना पूरा स्पेस, या फिर अगर ये सॉलिड होता तो जितना इसमें मटेरियल यूज़ होता, जितना वो जगह घेरता,
वो सारा का सारा उसका आयतन कहलाता। तो बाल्टी चूँकि खोखली है इसलिए जितना पानी आ जाएगा वही बाल्टी का आयतन कहलाएंगे, या फिर जितना पानी भरा है उसका आयतन कह लीजिए, या जो भी है, क्योंकि लिक्विड जो है वो शेप ले लेता है किसी भी बर्तन की। तो आयतन जो है वो पूरा फुल भर दें तो जितना ये पानी भर जाएगा वो उसका आयतन कहलाएगा। अब वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है, अगर हम इसके आंतरिक वक्र पृष्ठ की बात करें तो अगर आपसे पेंट करने के लिए कहा जाए तो पेंट करने पर जो है जितना एरिया आपको पेंट का यूज़ करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा जिस पर, वो सारा का सारा इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। अब वक्र पृष्ठ में बेस शामिल नहीं भी करते हैं, कभी कभी नहीं, उसको संपूर्ण पृष्ठ में शामिल करते हैं। वक्र में केवल वक्र में यही शामिल करते हैं। चाहे बाहर से लेना हो बाह्य वक्र पृष्ठ, या फिर अंदर से भी लेना हो तो अंदर से भी ले सकते हैं इसको। तो बहरहाल कितना पेंट, कितने एरिया पे आपको पेंट करना पड़ेगा, अगर हम इसको पेंट से भरी बाल्टी में डुबो दें तो कहाँ कहाँ पर कितने एरिया पर पेंट लग जाएगा, वो चीज़ आपकी वक्र पृष्ठ कहलाती है। तो इन एग्जाम्पल से आप जो है समझ जाएंगे कि आयतन और वक्र पृष्ठ जो हैं वो क्या होते हैं। और यहीं पर संपूर्ण पृष्ठ भी बता दें आपको। जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए बेलन है मेरे पास, तो इस बेलन, और सॉलिड है, ये सॉलिड बेलन है, तो सॉलिड बेलन है अगर ये, तो इसमें अगर मैं सपोज़ करिए पेंट भरी बाल्टी में डुबो दूँ तो किनारे किनारे पर जो लग जाएगा पेंट, इधर इधर लगेगा तो वैसे हर जगह, लेकिन किनारे पर केवल कैलकुलेट करें तो वो वक्र पृष्ठ है। और अगर हम उसमें ऊपर नीचे का टॉप और बॉटम भी जोड़ दें तो फिर ये तीनों मिला करके फिर आपके ये संपूर्ण पृष्ठ बनता है जा करके। तो पेंट पे अगर हम इसको पेंट से भरी बाल्टी में डुबो दें तो पेंट इधर इधर भी लगेगा और ऊपर नीचे भी लगेगा, यानी कि पूरे संपूर्ण पृष्ठ में पेंट आपका लग जाएगा। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या अंतर है ये भी चीज़ देख लीजिए। ये सब आपने 8th क्लास में 10th क्लास में पढ़ी होंगी, लेकिन अभी आपको रिकॉल हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना हो। आइए देख लेते हैं कि आयतन और वक्र पृष्ठ के लिए सूत्रों का कौन सा इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जो है वो, या क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, ये चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम y = fx, अगर हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, और x अक्ष, जैसे y = fx ये हो गया, फिर x अक्ष इसके बीच में घिरा आयतन, और x = a, मान लीजिए लिमिट हो गई x = a, तथा x = b, ये x = b लिमिट हो गई जा करके। इससे घिरे क्षेत्रफल को, यानी कि इस एरिया को अगर हम इस x अक्ष के परितः रिवॉल्व कराते हैं, परिभ्रमण कराते हैं, तो ये ठोस इस प्रकार तैयार होगा, ये इस तरह से जो तैयार होगा, ये वाला, इसका अगर आयतन हमें चाहिए, ठीक है ना। y = fx है और x अक्ष x = a से b की लिमिट हो गई, इनके बीच घिरे क्षेत्रफल को। अब इसमें भी केस फर्स्ट, अगर हम x अक्ष के परितः ही घुमा दें, x अक्ष के परितः घुमाने पर तो जो ठोस होगा, जनित ठोस, अगर हम उसका आयतन निकालना चाहते हैं, जनित ठोस का आयतन, तो उसका आयतन का फॉर्मूला v = होगा जा करके पाई इंटीग्रल a to b y² dx। यही लिमिट्स का इस्तेमाल होगा, और y² dx और पाई एक एक्स्ट्रा में हमें लगाना पड़ेगा। ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, आप हमेशा इसे ध्यान रखेंगे। तथा वक्र पृष्ठ, इसी जो सॉलिड बनेगा, इसका हम अगर वक्र पृष्ठ निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला s = 2 पाई, कांस्टेंट अपने आप लगाएंगे, इंटीग्रल a to b y ds वही है जो चाप की लंबाई हम पहले पढ़ के आए हैं, तो वो उसका फॉर्मूला डाल दें, तो 2 पाई a to b y √1 + dy/dx का होल स्क्वायर एंड dx। ये हमने केवल ds की वैल्यू रख दी है। ये इसलिए बता रहे हैं कि इसके सहारे वो याद करना आसान है, ये थोड़ा याद करना पहली नज़र में देखने में मुश्किल पड़ता है, तो आप उसके सहारे इसे याद कर सकते हैं। ये दोनों फार्मूले जो हैं वो आपको ध्यान रहने चाहिए। अब इसी में कंडीशन डाल दें, केस सेकंड, अगर हम x अक्ष के परितः नहीं घुमा रहे हैं, बल्कि x अक्ष के समांतर कोई रेखा है y = के उसके अबाउट घुमा रहे हैं। मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ कि ये मान लिया y = fx हो गया, और x के अक्ष समांतर रेखा ये y = k हो गई। इसके अबाउट अगर हम घुमा रहे हैं ऐसे,
ठीक है। तो उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या होंगे? तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा, ये डायग्राम भी दिमाग में रखिएगा, समांतर रेखा y इज इक्वल टू के परितः घुमाने पर जनित ठोस का, अब अगर आयतन लेना है आपने, v इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटीग्रल a टू b वाई स्क्वायर डी एक्स, जहाँ पर था वहाँ पर y माइनस के का होल स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये चेंज ऑफ एक्सिस जैसे होता है उसी तरह से y माइनस के आ जाएगा यहाँ पर। तथा वक्र पृष्ठ अगर निकालना है ऐसे उसका, तो वक्र पृष्ठ इज इक्वल टू हो जाएगा s इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल a टू b, पहले y ds होता था, यहाँ पे y माइनस के ds हो जाएगा, इसमें फिर ds की वैल्यू रख दो तो 2 पाई इंटीग्रल a टू b y माइनस के अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये फॉर्मूले जो हैं वो आपके इस कंडीशन में बनेंगे जा कर के। तो अक्षों के परितः घुमाना है तो आपका ये दोनों फॉर्मूले, और अगर मान लिया सपोज आप कोई और लाइन के परितः एक्स अक्ष के समांतर किसी रेखा के अबाउट घुमा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पे y माइनस के से रिप्लेस कर देंगे और आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। इन फॉर्मूलों को आप दिमाग में रखेंगे। अब अभी तो हमने देखा कि y इक्वल टू एफ एक्स दिया है और x अक्ष के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है। अब अगर x इक्वल टू एफ वाई दिया है और y अक्ष के अबाउट रिवॉल्व कराना है तो क्या फॉर्मूले होंगे? वो भी कुछ इसी तरह से बनेंगे, लेकिन एक बार उनको देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए अब दूसरे केस पर आते हैं। यदि वक्र x इक्वल टू एफ वाई है, y अक्ष और y इज इक्वल टू सी और d से लिमिट है, तो उस केस में इससे घिरे एरिया को अगर हम y अक्ष के परितः ही घुमाएं तो ठोस का जो है आयतन और वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो सिचुएशन ज़रा समझ लीजिए। x एक्सिस y एक्सिस है, ये हमारे पास x इज इक्वल टू एफ वाई मान लिया कोई फंक्शन दे दिया है, और लिमिट्स y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी हैं, ये लिमिट्स हैं, और y अक्ष के परितः ही घुमाया जा रहा है इस तरह, यानी कि इस तरह से ऐसे करके ये घुमाया। तो ये जो ठोस बनेगा जा कर के, इसका जो है वो आयतन वगैरह कैसे निकलेगा और वक्र पृष्ठ कैसे निकलेगा? तो देखिए आयतन निकालने का फॉर्मूला जैसे पहले था वैसे ही अब रहेगा, v इज इक्वल टू पाई सी टू डी और एक्स स्क्वायर डी वाई, ये हो जाएगा। वक्र पृष्ठ s इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल सी टू डी एक्स डी एस, पहले y डी एस होता था, अब यहाँ पर x डी एस रहेगा, और इसमें डी एस की वैल्यू अब की बार डी एक्स बाई डी वाई की फॉर्म में पड़ जाएगी। 2 पाई इंटीग्रल सी टू डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर डी वाई, ये हमारे पास जो है वो आ जाएगी वैल्यू। अब इसके बाद केस सेकंड ले लीजिए। y अक्ष के समांतर कोई रेखा है, y अक्ष से समांतर रेखा के लिखना चाहिए यहाँ पे, x इज इक्वल टू एच के परितः घुमाने से बने ठोस का आयतन क्या होगा और वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो इसमें देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायग्राम वैसे अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बनना चाहिए। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और x इज इक्वल टू एफ वाई हो गया, और y अक्ष के समांतर ही कोई रेखा है, मान लिया ये है रेखा, इसके अबाउट आप घुमा रहे हो, तो जितनी दूरी यहाँ उतनी दूरी यहाँ से आपका ये इस तरह से बन गया, और ये सॉलिड अब तैयार हो रहा है। तो ये थोड़ा सॉलिड मतलब आप ये कि y एक्सिस के बीचों बीच नहीं रहेगा, बल्कि थोड़ा सा हट के रहेगा, ये स्पेस में कहीं भी तैयार हो सकता है इस तरह से। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे पिछले में देखा था y माइनस के हो जाता था, ऐसे यहाँ पर जितनी डिस्टेंस है अक्ष से इसकी h डिस्टेंस है मान लिया, तो x जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x माइनस के हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू पाई सी टू डी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा। इसकी जगह पे x जहाँ पे है वहाँ पे x माइनस एच से रिप्लेस कर दिया है। और वक्र पृष्ठ की बात करें तो s इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल सी टू डी एक्स माइनस एच डी एस,
यहाँ पे x रहता था केवल, वहाँ पे x माइनस एच कर दिया है। ये हो जाएगा 2 पाई c टू d x माइनस एच, और इंटीग्रल ds की वैल्यू डाल देंगे तो 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर डी वाई। ये आपका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पूरा आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूले जो हैं वो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे ताकि आप इसके क्वेश्चंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सारे इनिशियल कंसेप्ट्स देख लिए हैं। समाकलन द्वारा आयतन एवं वक्र पृष्ठ में आयतन व वक्र पृष्ठ होता क्या है, उसके बाद जनरेटिंग कर्व और एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन क्या होते हैं, जनन सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन कैसे बनता है, गोला शंकु बेलन ये सब किस प्रकार बनते हैं, फिर छिन्नक वगैरह क्या होते हैं, ये कंसेप्ट्स भी देख लिए, गोलीय खंड वगैरह क्या होते हैं, फिर आयतन और वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले कैसे निकलते हैं, एक्स अक्ष के परितः घुमाएं या वाई अक्ष के परितः घुमाएं तो क्या क्या फॉर्मूले रहते हैं, एक्स अक्ष के समांतर घुमा दें या वाई अक्ष के समांतर घुमा दें तो क्या क्या फॉर्मूले रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। अब इसके ऊपर कुछ जो स्टैंडर्ड कर्व थे, जैसे स्टैंडर्ड सॉलिड्स होते हैं जैसे बेलन शंकु गोला हो गया, इनके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जो कि एग्जाम्पल की फॉर्म में बुक में दिए हुए हैं। ये सारे आपको करने पड़ेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस करने का जो है तरीका समझ में आ सके। तो ये आपके लिए एज ए सैम्पल फार्मूला हैं जो आप ध्यान रखते थे। जैसे मान लिया सपोज़ करिए बेलन का आयतन क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, ये सब आप याद कर लेते थे लेकिन पता नहीं रहता था किस तरह से डिराइव होंगे। तो अब हम इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि ये सारे फॉर्मूले, जैसे गोले का आयतन हो गया, गोले का वक्र पृष्ठ हो गया, ये सब जो चीज़ें छोटे क्लास में याद करी हैं उनको हम यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। अब तो वो क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड्स में आते हैं और फिर उनके ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जो हैं वो एग्जाम्पल्स में भी दिए हुए हैं और एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं। तो ये वीडियो फिर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम अब क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे। आप इस वीडियो को देख करके पहले दिमाग में आप इनिशियल कंसेप्ट्स बैठा लें ताकि आपको आगे के वीडियोस समझ में आ सकें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।